हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू अगेन ऑन शून्य पीसीएस एंड दिस इज मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट हम कर चुके हैं और आई विल ट्राई टू इंक्लूड मैक्सिमम जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें आए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम डिस्कस करें और आपके साथ के साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी यहाँ पर होती रहे। ओके, सो मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 3 में हम जो है अब तक हम जो कर चुके थे स्टूडेंट्स, वो था हमारा जो भी 1857 रिवोल्ट था उसके जो भी रीजन थे वो हम कर चुके थे। अब देखते हैं इसके नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 1857 रिवोल्ट ये एक तरह से पूरा का पूरा जो है हिस्ट्री में ऐसा इस नाम से जाना जाएगा। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारे मैंने लास्ट क्लास में आपको पीजेंट रिवोल्ट, आपको जितने भी आपके सिविल रिवोल्ट, ये सब मैंने आपको पढ़ाए थे, ट्राइबल रिवोल्ट भी कराए थे, बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है 1857 ही क्यों रहा ये हम जानेंगे। ये इसने एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट जो है चेंज लाया ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो नेचर था उनके सिस्टम और पॉलिसी में। उनको भी यहाँ पर लगा कि नहीं, अब तक जितना हमने लूट लिया है इंडिया को, जितना भी हम लूटिंग कर रहे हैं वो अब आगे से जो है थोड़ा सा सिस्टमैटिक जो है तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट हमें करना पड़ेगा, तभी जो है हम आगे रूल कर पाएंगे। अदरवाइज जो है पीपल ऐसे ही अगर हमारा जो है बीच बीच में रिवोल्ट होता रहा हमारे खिलाफ तो हमारा रिसोर्सेज भी जाएगा, मैन पावर भी जाएगा और कोई मजा नहीं आने वाला है। ठीक है, सो ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियन जो है लोगों ने इनको एक सिपाही म्यूटनी का नाम दिया है, बिकॉज ऐसा माना गया कि सिपाहियों की तरफ से शुरू किया गया था। राइट, इसके रीजन और जो है हम पढ़ चुके हैं पहले क्या क्या रीजन रहे हैं। यहाँ पर इसके सेल्फ इंटरेस्टेड जो रीजन है उसमें अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी इन 1857 डिड नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल प्रियर टू द कंसर्टेड अपोजिशन टू द अनपॉपुलर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 1857 रिवोल्ट ने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले किया, लेकिन जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था वो यहाँ पर थोड़ा सा उसमें सुधार भी लाया गया इसके बाद। राइट, तो 1857 का जो रिवोल्ट था उसमें कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि पहला स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस था इंडिया में, और कार्ल मार्क्स ने भी ये बोला है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने भी ये बोला है कि 1857 रिवोल्ट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया। राइट, तो यहाँ पर दो जिनको जो डिसएग्री थे इस पर्सपेक्टिव के खिलाफ, तो उन्होंने दैट द रेबल लीडर्स डिड नॉट ट्राई टू क्रिएट अ न्यू सोशल ऑर्डर। अब यहाँ पर जो भी रेबल लीडर्स थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो यहाँ पर हार गए थे, वो इससे सहमत नहीं होते थे क्योंकि उनको लगा था कि अभी भी उनका जो पर्पस वो है अधूरा है। राइट, और यहाँ पर आपका जो रेवोल्यूशन ना मानते हुए इसको एक उन्होंने एक छोटा सा जो है पार्ट माना, और रेवोल्यूशन वो आगे जो है सोच रहे थे और भी ज्यादा करने का। ठीक है, तो रूरल पीजेंट जो हो गए, सिपाही और तालुकदार, ये सब ने जो है रेवोल्यूशन में पार्ट लिया। कंसिडरेबल नंबर्स, यानी कि काफी ज्यादा उनके नंबर्स थे। अवध सबसे ज्यादा इसका जो है इससे प्रभावित भी हुआ और इसमें शामिल भी हुआ। ठीक है, और इसके बाद जो है सिग्निफिकेंस क्या रहा रिवोल्ट का, इसका क्या प्रभाव पड़ा इसमें। ब्रिटिश जो है यहाँ पर अपराइजिंग को दबाने में तो कामयाब हुए, पर वो यहाँ पर लोगों का डिस्कंटेंट, जो इनकी नाराजगी थी, उसको बड़े तौर पे देखने में सक्षम रहे कि किस तरीके से जो है लोगों का डिस्कंटेंट यहाँ पर उनके खिलाफ आ रहा है। जो 1857 रिवोल्ट जो हुआ था उसके बाद ब्रिटिश को अपनी रिकंसिडर करनी पड़ी अपनी जो भी पॉलिसीज है इंडिया के खिलाफ। ठीक है, इंडिया के लिए जो भी वो कर रहे थे उनको दोबारा से रिकंसिडर करना पड़ा। ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर एक प्लेज जो है यहाँ पर निकाली कि वो यहाँ पर अब ज्योग्राफिकल कॉन्क्वेस्ट अब और ज्यादा नहीं करेंगे इंडिया में, जहां पर है वहीं रुक जाएंगे और लोकल प्रिंसेस का ट्रस्ट पहले अपनाएंगे, लेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। होता क्या था कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट करने में अपना ध्यान ज्यादा रखते थे कि अब बंगाल को हड़प लिया, अब हैदराबाद हड़प लेते हैं, पंजाब हड़प लेते हैं, अब अफगान हड़प लेते हैं। पर उन्होंने कभी भी ये ध्यान नहीं दिया कि जहां पर वो रूल कर रहे हैं वहां के लोगों का, मासेस का इंटरेस्ट भी उनको जीतना होगा। ठीक है, अब लॉयल प्रिंसेस जो थे वो तो उनके लिए स्पेशल ऑनर्स वो रखते थे, लेकिन जो अपनी लॉयल्टी नहीं दिखाते थे उनको जो है वो उनके खिलाफ जो है प्रॉब्लम भी खड़ी कर देते थे। ठीक है, यही सब यहाँ पर इसके डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी हो जाएगा आपका। मेनली जो 1857 रिवोल्ट का, ये आपके लिए मेंस के लिए काफी अच्छे पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहाँ पे किस प्रकार से काम करेगा। हर जगह रिवोल्ट जो है, चाहे वो लोगों के लेवल पे हो, चाहे वो ट्रूप्स के जितने भी आपके सिपाही हो, लीडर्स हो, उनके लेवल पे हो, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का परफेक्ट कोलैबोरेशन देखने को मिला। क्योंकि स्टूडेंट्स ये वो टाइम था जब हिंदू मुस्लिम एक तरीके से यहाँ पे काम करते थे। यहाँ पर आपका मॉरल मिंटो रिफॉर्म नहीं आया था, सेपरेट इलेक्टोरेट की
बात नहीं आई थी, यहाँ पर आपका इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं हुई थी। यहाँ तक आते आते 1857 तक हिंदू मुस्लिम जो थे साथ साथ रहते हुए एक यूनिटी जो है अपनी प्रेजेंट करते थे और मेन काम करते थे। उनका मेन फोकस क्या था? ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर करना। ठीक है, अब जितने भी यहाँ पर रेबल्स थे उसमें बहादुर शाह जफर जो एक मुस्लिम होते हुए भी एक एम्परर होते हुए उन्होंने यहाँ पर सबको रिकॉग्नाइज किया और एक तरह से सबको यूनाइट करने का काम किया। दो चीजें यहाँ पर स्टैंड आउट प्लेनली इन द मिडल ऑफ द कॉम्प्लेक्स टेल ऑफ राइजिंग 1857। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ये बोला गया, मौलाना आजाद जी ने लिखा है इसके बारे में, तो ये इसका मेन फोकस हो जाएगा। और इसके बाद अगर देखा जाए हिंदू मुस्लिम जो है वेल रिप्रेजेंटेड इन लीडरशिप। फॉर एग्जाम्पल नाना साहब थे आपके, अजीमुल्ला, दोनों मिलकर उन्होंने काम किया। मुस्लिम हुए स्पेशलाइज्ड इन पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग एंड एडवाइजर। इसके साथ साथ जो लक्ष्मीबाई थी उनके अफगान वॉरियर्स ने उनका साथ दिया। तो एक तरह से देखा जाए तो इस वॉर में कंप्लीटली जो है लीडर्स ने दोनों तरफ से जो है एक दूसरे का सपोर्ट किया था, साथ दिया था। ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या रहेगा? 1857 रिवोल्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 1857 जो पीजेंट डिससैटिस्फैक्शन था अलोंग विद द प्रोटेस्ट सामने आया। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा गया था। कभी पीजेंट साथ देते थे तो उनका साथ मासेस नहीं देती थी, ठीक है, उनके साथ कोई किंग साथ नहीं देता तो कोई बड़ी संख्या में नहीं होते थे। बट यहाँ पर देखा गया कि लगभग आधा भारत जो है अंग्रेजों के खिलाफ पूरा खड़ा हो गया था, एकजुट हो गया था। तो पहली बार ये सब देखने को मिला था, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, अगेंस्ट एलियन रूल, राइट। तो ये है जो है अदर एरियाज ऑफ सोसाइटी यूनाइटेड डेस्परेट एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी टुगेदर। ठीक है, कोहेरेंट कैंपेन अगेंस्ट ब्रिटिश टेकओवर्स, मेनी पार्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वर ब्रॉट टुगेदर फॉर अ सिमिलर पर्पस ऑल्दो इन अ लिमिटेड फैशन। ठीक है, तो मतलब सोसाइटी का बहुत सारा पार्ट एक साथ आया, अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया। इससे पहले कभी नहीं देखा गया। तो 1857 को से नेशनलिज्म का एक पार्ट करके याद रखेंगे। अब एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस क्या क्या हुए भाई 1858 के बाद, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि 1858 के बाद कौन कौन सी ऐसी मेन चीजें जो चेंजेस हैं वो हुए जो आपको पता होने चाहिए। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आ गया भाई, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आ गया। अब यहाँ आपका 1858 का जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है वो आपका 1858 में सबसे पहले काम क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था ना उसको खत्म करके ब्रिटिश क्राउन का रूल यहाँ पर इंडिया में एस्टैब्लिश हो गया। और इसके बाद यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए जो डायरेक्ट पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वहां से रूल आपका होने लगा। ठीक है, तो इससे पहले यहाँ पर जो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते थे, नाउ ये जो पावर होती है ये अब जो है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के पास चली गई थी। यानी कि पहले कुछ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स जो यहाँ पर रूल करते थे वो अब नहीं करेंगे, यहाँ पर अब पूरी एक गवर्नमेंट जो है रूल करेगी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, जो वहां पर पार्लियामेंट में बैठकर वहां पर आपका जो है सबके फैसले से जो है फैसले डिसीजन लेते थे। एज सच वाज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट कौन सी? इंडिया की पार्लियामेंट नहीं, क्योंकि इंडिया में तब तक पार्लियामेंट नहीं बनी थी, हम ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। दस द अल्टीमेट पावर ओवर इंडिया रिमेन्ड विद ब्रिटिश पार्लियामेंट। 1869 तक आते आते काउंसिल जो थी वो कंप्लीटली सबऑर्डिनेट बन गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। ठीक है, काउंसिल वर रिटायर्ड ब्रिटिश इंडियन ऑफिशियल्स अंडर द एक्ट। अब जो एक्ट था इसके अंडर गवर्नमेंट वाज टू बी कैरिड ऑन एज बिफोर बाय गवर्नर जनरल हु वाज आल्सो गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय और क्राउन्स पर्सनल जो आपका रिप्रेजेंटेटिव था। यानी कि इस एक्ट के अंदर गवर्नर जनरल था वो कंप्लीटली अब ऐसी पोस्ट बन गई जो जिसको हम वाइसरॉय बोलना शुरू कर दिए। यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई आपका लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? भाई लॉर्ड कैनिंग। आपके कैनिंग के लोगों को प्रॉब्लम होती है कि इनको लॉर्ड क्यों बोला जाता है, ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग, और इसी को हम फर्स्ट वाइसरॉय भी बोलते हैं क्योंकि यहीं से वाइसरॉय आपकी पोस्ट जो है रीनेम उसको शुरू कर दिया था कहना। और क्राउन्स पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ये डायरेक्ट यहाँ पर अपॉइंट किए जाते थे। ठीक है, और इन्हीं का रूल यहाँ पर काम करता था। जो आज जिसको हम अपना राष्ट्रपति भवन बोलते हैं पहले वो वाइसरॉय हाउस होता था, वहां पे वाइसरॉयज रहते थे। वाइसरॉय वाज पेड 2.5 लाख ऑफ रुपीज इन अ ईयर इन एडिशन टू हिज अदर अलाउंसेस। मतलब इतना पैसा उसको दिया जाता था एज ए सैलरी, और अलाउंस उसके अलावा रह जाते थे जो भी भत्ते होते थे। ठीक है, तो सुनिए पीसीएस की तरफ से भाई मैं आपका लिए थर्ड जो है आपका इंस्टॉलमेंट लेके आ गई हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का। एंशिएंट कंप्लीट हो चुका है, मिडिवल कंप्लीट हो चुका है, जाके देखिए यूट्यूब पे बहुत अच्छे लेक्चर्स आपके लिए डिटेल में पड़े हुए हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं, चेक आउट देम। ठीक है, नो
इंडियन हैड अ वॉइस इन इंडियन काउंसिल। अभी तक किसी भारतीय का इंडियन काउंसिल में कोई भी से नहीं था, ब्रिटिश कैबिनेट और पार्लियामेंट में। अब इंडियंस को हार्डली उनकी कोई अप्रोच थी जो काम करती थी दूर तक कि भाई हमें भी कुछ चाहिए, हमारे लिए कुछ दे दो। अब इस कंडीशन में इंडिया का जो ओपिनियन था वो गवर्नमेंट पॉलिसी में बहुत कम इम्पैक्ट करता था। और दूसरी तरफ क्या था, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, मर्चेंट हो, जो बड़े बड़े लोग होते थे, उनका यहाँ पर इन्फ्लुएंस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बढ़ता जा रहा था। 1858 का जो एक्ट था उसमें गवर्नर जनरल वुड हैव एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुज मेंबर्स वर टू एक्ट एज द हेड ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड एज द हेड ऑफ ऑफिशियल एडवाइजर्स। भाई अब क्या था, अब भाई जितने भी आपका गवर्नर जनरल हो गए, बड़े बड़े जो पोस्ट हो गई ना, उनकी अलग अलग जो है एडवाइजर्स होते थे और उसमें बेसिकली इंडियन लोग नहीं होते थे। ठीक है, तो अब यही सब जो काउंसिल्स के बारे में जो मैंने बात की है, अलग अलग जो है आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो चेंजेस हुए ना वो आपको पढ़ना होगा। आपसे क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि भाई ऐसा कौन सा रिफॉर्म हुआ जिसमें जो है आपका सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, मॉर्लेमेंटो, ये इस तरह का क्वेश्चन आपका आया है प्रीवियस ईयर में कि आपका मॉर्लेमेंटो आपका जी 1919 में इस तरह के जो है काम होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आपकी जो यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था, the council discussed all important matters and decided them by a majority of vote. Then आपका जो but the governor general had the power to override any important जो आपका डिसीजन ऑफ द काउंसिल, मतलब कोई भी पावर उनको सलाह देने के लिए तो कोई भी हो सकता था, लेकिन उनका जो डिसीजन था वो मेन काउंसिल का हो जाएगा। ठीक है, वो उनकी मेन पावर उन्हीं के पास रहेगी, कहने का मतलब है। अब गवर्नर जनरल थे, उनके पास ऑथोराइज टू add to his executive council between 6 and 12 members of whom at least half had to be non-officials who could be Indian or English। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हम देखने को मिल सकता है कि जो उनके पास 6 से 12 लोगों के जो मेंबर्स होते थे उनको एडवाइस करने के लिए, उसमें से आधे इंग्लिश जो है और आधे इंडियन हो सकते थे, ऐसा पॉसिबल था, राइट। और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता था, जो लोकल जो है आपके प्रोविंसेस में काम करती थी, तो उनमें कोई पावर नहीं था कहने को, बट नाम के लिए वो होती थी, राइट। अब नो बिल पास्ड बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल कुड बिकम एन एक्ट अंटिल इट वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नर जनरल। ठीक है, जब तक गवर्नर जनरल अप्रूव ना करे तो तब तक यहाँ पर कोई भी जो है बिल पास नहीं हो सकता था। तो बेसिकली देखा जाए तो जो आज के जो प्राइम मिनिस्टर के और जो आपके प्रेसिडेंट के जो काम होते हैं वो सब मिला के यहाँ पर गवर्नर जनरल और जो वॉइस रॉय जिसको बोला जाएगा उनकी पावर हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब यहाँ पर कुछ अच्छी जो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम तो मेंस के लिए मैं आपको पूरा डिटेल्स दे रही हूँ। तो वी कैन स्टडी द मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो हुए थे वो क्या थे भाई, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बन गया था। प्रोविंसेस कौन कौन सी थी भाई, जैसे आपकी बंगाल हो गई, आपकी जैसे बॉम्बे हो गई, जैसे आपकी मद्रास हो गई। ठीक है, तो इस तरह की जो आपकी जितनी भी प्रोविंसेस थे ना, तो इन प्रोविंसेस में आपका क्या होने लगा, एक तरीके से उनका एडमिनिस्ट्रेशन बनने लगा। लोकल बॉडीज आने लगी भाई, जैसे जैसे आपका जैसे आज होती है ना एमसीडी है आपका, इस तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो इस तरीके से चेंजेस इन आर्मी में जैसे वो पहले आपका रिवोल्ट आया था, हुआ था, वो वैसी बात ना हो, फिर से ऐसा कोई चेंजेस जो है आर्मी में नहीं किया जाता था। पब्लिक सर्विसेज भाई, जैसे आपका आईएएस आईएफएस आजकल है ना, पहले उसको इंडियन सिविल सर्विस बोल दिया जाता, आईसीएस बोल दिया जाता था, इस तरीके से। ठीक है, तो ये रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट्स, मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स के साथ कैसे जो रिलेशन है वो, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज कैसी हो जाएंगे, एक्सट्रीम बैकवर्डनेस ऑफ सोशल सर्विसेज, ये यहाँ पर इसकी जो है विशेषताएं थी कुछ। ठीक है, जो भी 1858 का एक्ट आया था। अब मेन जो है एक और बात अब आज हम पढ़ने वाले हैं वो है भाई सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स, रिफॉर्म मूवमेंट्स। भाई एक होता है रिफॉर्म, ठीक है, एक होता है आपका रिवाइवल, एक होता है रिफॉर्म मूवमेंट। एक होता है रिवाइवल, रिवाइव कर दिया, एक होता है रिफॉर्म कर दिया। रिफॉर्म का मतलब होता है जो चीज एग्जिस्टिंग है, सपोज आपका जैसे कि आपका जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम वुमेन्स अगर बोलती हैं भाई हमें बुर्के से प्रॉब्लम है, तो बुर्का नहीं यूज करेंगे, बुर्के को थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा यूज, तो वो हो जाएगा रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है भाई, हमारा कंप्लीटली हमें सिलेबस तो बता दिया गया है यूपीएससी को लगा कि नहीं इसमें एक चीज और ऐड कर देनी चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट, राइट, वुमेन एम्पावरमेंट इसमें ऐड कर देनी चाहिए। ये हो गया रिफॉर्म, भाई इसमें थोड़ा चेंज किया गया उसको सुधार करने के लिए। एक चीज होती है रिवाइवल, भाई हमारा आज कंप्लीटली हम इंग्लिश एजुकेशन की तरफ शिफ्ट कर चुके हैं इंडिया में। अब अगर ऐसा कोई चेंज हो कि
कि हमें माना जाए कि नहीं, हमारा जो आपका पहले जो गुरुकुल सिस्टम था ना, वो गुरुकुल सिस्टम वाज द बेस्ट, और उसको वापस लाया जाए। जो वैदिक जो एज थी ना, वैदिक जो आपकी जो स्टडीज होती थी वो बेस्ट होती थी, उसको दोबारा से हम शुरू करें स्कूलों में। संस्कृत में आपको जो है पढ़ाया जाए, इंग्लिश बिल्कुल ना यूज की जाए। वो हो गया भाई आपका रिवाइवल। जो पुरानी चीज बिल्कुल खत्म हो गई थी उसको दोबारा से लेके आना, वो हो गया रिवाइवल। ठीक है, तो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का बेस समझ गए आप, कि सोसाइटी में, समाज में आपके धर्म के नाम पर ऐसे कुछ परिवर्तन लाए गए जिनको लाना जरूरी था, और रिफॉर्म करना यानी कि सुधार करना जरूरी था। ठीक है, और ये 19th सेंचुरी का फर्स्ट पार्ट ऑफ, मैंने टाइम का कॉन्सेप्ट समझाया। 19th सेंचुरी मतलब 1800 प्लस, इसको हम 19th सेंचुरी बोलेंगे, पहली बात। ठीक है, इंडियन सोसाइटी वाज कास्ट रीडर। उस समय भारत में जो है कास्टिज्म बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था भाई, हमारी लेटर वैदिक समाज की जो देन थी। ठीक है, डिपेंडेंट एंड स्ट्रिक्ट, मतलब बहुत ज्यादा कास्ट सिस्टम उस समय पे था। और उस समय कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती थी जो ह्यूमैनिटेरियन इमोशंस को बहुत ज्यादा हर्ट करती थी, जैसे भाई सती हो गया, लड़कियों का इन्फेंटिसाइड हो गया, इस तरह की जो चीजें होती थी ना, ये धर्म के नाम पर बहुत होती थी। ठीक है, और कुछ जो है सम एनलाइटेंड इंडियंस, कुछ ऐसे पढ़े लिखे भारतीय होते थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय। भाई राजा की उपाधि पता है ना, अकबर द सेकेंड। अकबर द सेकेंड याद है ना, कौन से लेटर मुगल उन्होंने दिया था, राजा राम मोहन रॉय की उपाधि, राम मोहन रॉय उनका नाम था, राजा की उपाधि उन्होंने दी थी। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ये जो थे कुछ ऐसे लोग थे पढ़े लिखे, जिन्होंने वेस्ट से जो जाके, वेस्ट में जाके वहां पे देखा कि सोसाइटी कितनी लिबरल है। ठीक है, सोसाइटी में कितने अच्छे से जो है सब सिस्टम काम करता है, कोई धर्म के नाम पर आडंबर नहीं है। तो वैसे ही इन्होंने चाहा कि भारत में भी लोग धर्म को तो माने, ऐसा नहीं चाहते थे कि धर्म बिल्कुल ही चला जाए, धर्म को तो बिल्कुल फॉलो करे, पर उसकी अच्छी चीजों को फॉलो करे, गलत चीजें ना लाए। रिफॉर्म मूवमेंट यहाँ पर दो भागों में इसको डिवाइड किया गया। रिफॉर्मिस्ट मतलब जो सुधार आंदोलन थे, समझ आया, और रिवाइवलिस्ट मतलब जो एक तरह से जागरण था, पुनर्जागरण था। ठीक है, इसको हम ये बोल देंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। रिवाइवल एक तरह से उसको जगाना। ठीक है, और एग्जांपल्स ऑफ द रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स आर ब्रह्मो समाज, द प्रार्थना समाज एंड द अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है आपका, ठीक है, अलीगढ़ के लॉक्स बहुत फेमस है सो आप ये याद रख सकते हैं यहाँ पे। आर्य समाज, देवबंद मूवमेंट, ये कुछ एग्जाम्पल है रिवाइवलिस्ट मूवमेंट का भाई, जिन्होंने बिल्कुल ही जो आपका जैसे वैदिक समाज था और ये सब जो देवबंद मूवमेंट पुराना जो एक तरीके से तौर तरीके थे मुस्लिम लोगों के, तो उनको रिवाइव किया, तो उसको रिवाइवलिस्ट बोल देंगे। तो टू डिफरिंग डिग्रीज बोथ द रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट मूवमेंट रिलाइड ऑन द अपील टू द लॉस्ट प्योरिटी ऑफ द रिलीजन दे वांटेड टू इम्प्रूव। ठीक है, जो इम्प्रूव करना चाहते थे, वो जो है जो प्योरिटी वो वापस लाना चाहते थे अपने धर्म में। ठीक है, प्योरिटी को वापस लाना इनका मेन काम था। ओनली डिस्टिंक्शन बिटवीन रिफॉर्म मूवमेंट वाज द एक्सटेंट टू व्हिच दे रिलाइड ऑन ट्रेडिशन वर्सेस रीजन एंड कंसाइंस। ठीक है, तो ट्रेडिशन और रीजन के बदले ये जो है यहाँ पर एक पूरा दौड़ और पूरा यहाँ पे लड़ाई जो चल रही थी कि एक तो हम ट्रेडिशन को फॉलो करें, या उसका जो कोई रीजन उस पर साइंटिफिकली उसको हम फॉलो करें। ठीक है, कि ट्रेडिशन में ये होता आ रहा है भाई, बुर्का पहनना है तो पहनना ही, उसका कोई मतलब है नहीं है तो उसे कोई लेना देना नहीं है। रीजन हमें देखना है कि भाई यहाँ पर एजुकेशन जरूरी है, वो बात क्योंकि रीजन है भाई आज का, क्योंकि एजुकेशन हमारे लिए सबके लिए बहुत जरूरी है, बट एजुकेट नहीं करेंगे क्योंकि पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। तो ये क्या बात हुई, तो हम किस चीज पे ज्यादा ध्यान देंगे, ट्रेडिशन पे या रीजन पे। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर्स उनकी जो इन्फ्लुएंस करते थे सोशो रिलीजियस मूवमेंट को, वो देख लेते हैं। कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑन इंडियन टेरिटरी, व्हेन द ब्रिटिश अराइव्ड इन इंडिया, they brought with them the English education, English language as well as some contemporary idols. इसके साथ साथ these concepts which included liberty, social and economic equality, fraternity, democracy and justice had a significant effect on Indian society. इसके बाद in the 19th century, Indian society was entangled in a terrible web of religious beliefs and social जो है आपका obscurantism, मतलब एक तरह से 19th century में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी सोसाइटी में उनको यहाँ पर चेंज करना, और डिप्रेसिंग सिचुएशन वुमेन की उसको यहाँ पर देखना, फीमेल न्यूबॉर्न्स और उनके जो जन्म के तुरंत बाद उनको जो मार दिया जाता था भाई, ये जो सिचुएशन थी फीमेल की, इसको चेकआउट करना। सोसाइटी में चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा थी। ठीक है, पॉलीगैमी, एक आदमी बहुत सारी शादियां कर रहा था भाई, ये क्या मतलब है, एक शादी से आपका काम नहीं चल रहा। विडो रीमैरिज, यानी कि जो विधवा थी वो विधवा हो गई तो हो गई, पहले के जमाने में आफ्टर गेटिंग प्यूबर्टी, तो यहाँ पर 12 to 13 एज में, या 8 से 14 साल, उससे मतलब इसी पेज दुल्हन तो होती थी 10 साल की और दूल्हा होता था आपका 50 साल का। इतना डिफरेंस होगा तो पति तो पहले मर ही जाएगा, पहले तो वैसे भी आपका जो है
जो बेसिकली जो एवरेज एज थी जो इंडिया में वो थी आपकी 28 साल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो तब सोचो, तब मतलब एवरेज एज ही इतनी हो जाएगी तो 50-60 तक तो कौन जिएगा। तो उस समय आपका जो विडो हो गई अगर 10 साल 12 साल में कोई लेडी, तो पूरा जीवन उसको ऐसे ही काटना पड़ेगा या उसको सती हो जाना पड़ेगा, ठीक है, या उसको एक बहुत ही दरिद्र लाइफ जो है जीनी पड़ेगी। तो ये सब कामों को देखा लोगों ने समझा कि ये सब चीजें गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए भगवान के नाम पर, ठीक है। एजुकेशन और ग्लोबल अवेयरनेस बिल्कुल नहीं था बिगिनिंग इन द लेट 19th सेंचुरी। और जो नंबर ऑफ यूरोपियन एंड इंडियन रिसर्चर्स यहाँ पर जो है बिगेन स्टडिंग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी, साइंस, रिलीजन एंड लिटरेचर, इन सबको पढ़ा लोगों ने और फिर देखा कि कंपैरिजन करके, ठीक है। इंडियन पीपल यहाँ पर उन्होंने जो अपनी सिविलाइजेशन पर उनको थोड़ा थोड़ा प्राउड फील होने लगा। अब तक अंग्रेजों ने हमको ये उल्लू बना के रखा कि भाई आप जो है पूरा का पूरा आप इंडियन जो है कल्चर, हिस्ट्री, फिलोसफी ये सब पढ़ लो और ये सब बराबर है आपकी यूरोप की सिर्फ एक बुक शेल्फ के बराबर, ठीक है। सिर्फ एक बुक शेल्फ जिसमें कुछ किताबें आ जाएं उसके बराबर। ये मैकॉले का आइडिया था और मैकॉले माइन्यूट जो इसी बेसिस पे लाया गया 1838 में। तो कहने का मतलब था कि भारतीय जो ज्ञान था उसको कितना कम समझ रहे थे वेस्ट वाले। ये हमें कब पता चला कि हमारा जो है वेस्टर्न जो लोग थे गलत बात कर रहे थे, ये हमें पता चला जब हमने खोज की किसकी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमें पता चला तब हमारी आंखें खुली कि हम तो 2-2,500 3-4 हजार साल पहले भी इतने ही जो है माइंडफुल थे, इतने ही हम ज्यादा समझदार थे जो कि हम आज भी नहीं है, ठीक है। तो अपने आप की अपनी हिस्ट्री पर, अपने आप पर, खुद पर प्राउड करना आपको आना चाहिए, ठीक है। चाहे आप कहीं से भी हो, चाहे आप ट्राइब हो, चाहे आप किसी अदर कास्ट से बिलोंग करें, चाहे आप किसी और सोसाइटी से बिलोंग करें, आपको अपने आप पर गर्व करना आना चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल ग्लोबल थिंकिंग ये है नेशनलिज्म, ये इंक्रीजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी फाउंड एक्सप्रेशन इन इनिशिएटिव्स टू रिफॉर्म एंड डेमोक्रेटाइज द इंडियन पीपल, सोशल स्ट्रक्चर्स एंड रिलीजियस व्यू पॉइंट्स, इन सबको देखा गया। और फैक्टर जो थे ये राइज ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग्स, क्रिएशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक फोर्सेस, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ कंटेम्पररी वेस्टर्न साइट्स एंड कल्चर्स, ये सब यहाँ पर देखा गया। तो स्टूडेंट्स इतनी सब बातें जो है हम यहाँ पे पढ़ने के बाद फाइनली हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से हिंदू सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए हैं। अब क्वेश्चन यहीं से आएंगे, क्वेश्चन जो है आपके जो प्रीवियस ईयर में यहीं से आए हैं भाई, जो आपकी इसके लीडर कौन है, उसका ये ईयर कौन सा था, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका जैसे आपकी पहले हम बात कर लेते ब्रह्म समाज की, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है बट आप एडजस्ट कीजिएगा। देखिए ब्रह्म समाज की हम बात करें तो राजा राम मोहन रॉय हम बात कर चुके, केशव चंद्र सेन बाद में इसमें ऐड हो गए थे, और फिर आपका देवेंद्र नाथ टैगोर ये भी इसमें ऐड हो गए थे। प्राइमरी इसका गोल था वर्शिप द एटर्नल गॉड, यानी कि भगवान एक है, एक ही भगवान की मोनोथीज्म की ये पूजा करते थे। मोनो मतलब एक, ठीक है, मोनोथीज्म की, राइट। तो इसके बाद आपका जो यहाँ पर इट अपोज द प्रीस्टहुड, मतलब जो प्रीस्टहुड अगर कोई स्पेशल पुजारी है वो कुछ कहता है या सिर्फ एक ही क्लास पुजारी क्यों है, तो ये सब बातें प्रीस्टहुड जो था ना उसकी उन्होंने अवहेलना की है। सेरेमनीज एंड सेक्रीफाइसेस क्यों दिए जाते हैं, ढोंग आडंबर क्यों है, प्रेयर्स, मेडिटेशन, ये सब इन्होंने, स्क्रिप्चर रीडिंग, इस तरह की बातें इन्होंने यहाँ पर पॉपुलराइज की। और ये फर्स्ट इंटेलेक्चुअल फॉर्म ऑफ मूवमेंट था, मतलब पढ़े लिखे लोगों का उन्होंने अच्छे से जो है ये मूवमेंट आपका जो आया था। फिर इसके बाद जो है 1866 के आते आते ये दो ऑर्गेनाइजेशन में बन गए। जैसे आपका राजा राम मोहन रॉय की डेथ होती है उसके बाद ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया लेड बाय केशव चंद्र सेन एंड आदि ब्रह्म समाज जो था वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसको लीड किया था। ये बातें हो गई, तो दो ब्रह्म समाज बन गए थे, एक ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, एक आदि ब्रह्म समाज, राइट। तो आत्मीय सभा, अब आत्मीय सभा की शुरुआत भी आपकी राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ये वेदांत मोनोथीस्टिक जो आइडिया, जो फिलोसफी थी ना उसको, एंड टू फाइट आइडोलेट्री जो मूर्ति पूजा थी, ये सब चीजें यहाँ पर उन्होंने उनसे लड़ने के लिए यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की शुरुआत की थी। Who was heavily inspired by rationalist beliefs, said that the Vedanta is founded on reason and that if reason demanded it, even a deviation, then the scriptures
इज अलाउड, ठीक है। तो आपका राजा राम मोहन रॉय को वो हाईली जो है वेदांत के जो है फिलोसफी थी उससे इन्फ्लुएंस थे और यहाँ पे लोगों में वो फैलाना चाहते थे। तत्व बोधिनी सभा, तत्व बोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर की देन थी। ये वही देवेंद्रनाथ टैगोर है जो रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको ठाकुर भी बोला जाता था, ठाकुर वैसे तो इनका सरनेम था बट ये अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस में आके इनको टैगोर बोल दिया गया। तो इनका जो देवेंद्रनाथ टैगोर का, ये थे आपके फादर किसके, रविंद्रनाथ टैगोर के। और रविंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट नोबेल लॉरेट इन इंडिया एंड ही गेट द जो है नोबेल प्राइज इन 1913, ठीक है। 1913 में उसको उनकी जो एडिशन था गीतांजलि के लिए जो है यहाँ पर लिटरेचर में आपका जो है आपका अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज, राइट। तो उन्हीं के फादर थे ये। तत्वबोधिनी सभा, इसको 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने इनकी शुरुआत की थी। ये फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर थे। व्हेन ही जॉइंड ब्रह्मो समाज इन 1842 ही गेव इट फ्रेश vitality. He committed himself to a methodological जो आपका and जो आपके reasonable study of India's past. He spread Roy's views. जो राजा राम मोहन रॉय के व्यू थे वो इन्होंने आगे बढ़ाए और इन्होंने भी जो है एक तरह से जो आपका priesthood और ये जो आपका वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम, इस पे इन्होंने आवाज उठाई थी। प्रार्थना समाज की बात कर लेते हैं। भाई आपका जो प्रार्थना समाज था इसकी शुरुआत आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन ने, जो महाराष्ट्र बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एरिया है ना, वहां पे की थी, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन उन्होंने आत्माराम पांडुरंग को असिस्ट किया एस्टैब्लिशिंग द प्रार्थना समाज इन बॉम्बे 1867। तो 1867 में ये हुआ था, तो ईयर भी याद रखना और इसके फाउंडर का नाम भी याद रखना। यही क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन ही आपका जो आपका परमहंस सभा, काइंड ऑफ सीक्रेट क्लब दैट प्रोमोटेड लिबरल आइडियाज एंड एंकरेज, ठीक है। तो लिबरल आइडियाज यहाँ पर इसमें दिए जाते थे आपका। इसके साथ साथ जो परमहंस सभा चलाई गई थी, रेजोल्यूशन ऑफ कास्ट एंड कम्युनल बाउंड्रीज, इसके साथ साथ फॉर रनर ऑफ द प्रार्थना समाज जो स्ट्रेटजी था वाज बेस्ड ऑन टीचिंग एंड आपका परसुएशन रेदर देन द कॉन्फ्लिक्ट विद हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, राइट। अलोंग विद जो राणा डे, गोविंद राणा डे है और आपके जो है डोंडो केशव कार्वे, ये डीके कार्वे इनको बोला जाता है। ये वही डीके कार्वे हैं जिन्होंने आपका 1916 के आते आते आपका क्या किया था, पहला द फर्स्ट वुमेन कॉलेज जो है इन्होंने बनाया था आपका बॉम्बे में, ठीक है। तो ये डीके कार्वे वही हैं जो वुमेन कॉलेज इन्होंने सबसे पहले इंडिया में बनाया। विष्णु शास्त्री और सोशल रिफॉर्मर ये इसमें शामिल थे, किसमें, प्रार्थना समाज की हम बात कर रहे थे। देन रामकृष्ण मिशन, अब भाई रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंदा, इनके बारे में हम बात करेंगे। और रामकृष्ण रिलीजन लेसन वर पॉपुलराइज थ्रू विवेकानंदा जी की तरफ से जो है यहाँ पर बात की गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके फैलाया इन्होंने। बेसिकली जो रामकृष्ण मिशन था इसका बेस क्या था, रिलीजियस लेसन्स को जो आपकी फिलोसफी थी उससे कनेक्ट करके ये देखते थे और पॉपुलराइज्ड थ्रू विवेकानंदा। बाद में इनके जो मैं आपकी इनकी कंप्लीटली आपको बताती हूँ इसके बारे में कुछ, हाँ ये उसका सेकंड पार्ट है जो विवेकानंदा जी का जो आपका रामकृष्ण मिशन था, ठीक है। सॉरी, तो इसके बाद जो आपका इस स्लाइड के बाद ये वाली स्लाइड आएगी। He attempted to adapt it to the demands of current Indian society. Simultaneously, he was convinced of the superiority of the Indian philosophical tradition approach. Right? तो यहाँ पर आपका जो है superiority उन्होंने बताई कि किस तरीके से हम दूसरी दुनिया से आगे हैं, आप अपने आप को कम मत समझिए। तो एक जो आपकी धर्म सभा हुई थी, रिलीजियस कांग्रेस जिनको हम बोलेंगे, 1893 में इन्होंने क्या किया था, जो शिकागो में हुआ था, शिकागो में यहाँ पर ये इसका पार्ट बने थे। तो ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में आया था विवेकानंद जी से रिलेटेड, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर भी साथ के साथ जो है याद करते हुए चलेंगे। आप सब लोग वैसे पढ़ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बट यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। तो विवेकानंद chastised Indian for becoming static and mummified after losing contact with the rest of the world. So ये जो फिलोसफी थी जो वेस्ट की, विवेकानंदा जो क्या चाहते थे कि उसमें एक तरह से आप वो किसी भी दुनिया की बाकी सब दुनिया से जो है
कॉन्टेक्ट जो है छोड़ने के बाद और एक तरीके से आप पूरा इंडियन जो सोशल रिलीजियस जो कम्युनिटी है उसमें वो डेवलपमेंट लाना चाहते थे कि आप बाहरी दुनिया को छोड़िए और अपनी दुनिया में आके यहाँ पर देखिए कि आपकी क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं। ये आउटस्पोकन ओपोनेंट ऑफ द कास्ट सिस्टम के बारे में इन्होंने बोला, हिंदू एम्फेसिस ऑन रिचुअल्स एंड सुपरस्टिशंस के बारे में इन्होंने इनका विरोध किया है, राइट। इसके बाद हम यहाँ पर यंग बंगाल मूवमेंट यहाँ पे आते हैं। तो हेनरी विवियन डेरोजियो, ही वाज जस्ट 22 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम व्हेन ही गॉट डाइड, ठीक है, वो उस समय मर ही गए थे 22 साल की एज में। तो हिंदू कॉलेज ऑफ कैलकाटा इंटेलेक्चुअल्स उसमें ये फोरफ्रंट में काम करते थे, न्यू बंगाल मूवमेंट इन्होंने चलाया था, ठीक है। दीज फिलोसफर्स वर आल्सो रेफर टू द एज डेरोजियंस। डेरोजियो जो थे उन्होंने रेडिकल व्यूज जो थे वो अपनी टीचिंग में बाय परफॉर्मिंग अ डिबेट एंड डिस्कशन ग्रुप ऑन लिटरेचर, फिलोसफी, हिस्ट्री एंड साइंस और ये सब पढ़ाते थे। दे रेवर्ड द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जैसे आपका जो है ब्रिटिश लिबरलिज्म, इन सब के आइडियाज जो थे वो यहाँ पर इसमें शामिल करते थे, ठीक है। तो ये इनका जो है यंग बंगाल मूवमेंट ये बहुत पॉपुलर हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। और डेरोजियंस वर आल्सो एडवोकेट्स फॉर वुमेन्स राइट एंड एजुकेशन, वुमेन्स के राइट के बारे में बात करते थे। आर्य समाज की बात करते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। आर्य समाज फोकस्ड ऑन द मिशन ऑफ मॉडर्नाइजिंग हिंदुइज्म इन वेस्टर्न एंड नदर्न इंडिया। स्वामी दयानंद उन्होंने यहाँ पर ग्रीडी एंड स्टूपिड प्रीस्ट हैड डिस्टॉर्टेड हिंदुइज्म विद द हेल्प ऑफ द पुरानास व्हिच ही सेड contained enormous doctrines, right। तो यहाँ पर देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद जो हैं उन्होंने वही जो है हिंदुइज्म को विद द हेल्प ऑफ पुराण और जो बाकी जो इंडिया की फिलोसफी में पहले से ही मौजूद था उनके थ्रू उन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की है, ठीक है। सम ऑफ स्वामी दयानंद डिसाइपल जो है वो यहाँ पर नेटवर्क ऑफ स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज अराउंड द कंट्री टू प्रोवाइड वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन। वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन की यहाँ पर बात करते हैं। तो नेटवर्क ऑफ स्कूल और यूनिवर्सिटी ये सब एस्टेब्लिश कर, लाला हंसराज जो हैं ये भी इस मूवमेंट में इनके साथ थे, ठीक है। तो आर्य समाज बहुत पॉपुलर था आपका नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली पंजाब जो एरिया है वहां पर आर्य समाज बहुत ज्यादा पॉपुलराइज था, ठीक है। इसके बाद मुस्लिम सोशल रिलीजियस की रिफॉर्म मूवमेंट की अगर बात करें तो आपका वहाबी मूवमेंट, वहाबी के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। सैयद अहमद ये इनके लीडर हो जाएंगे। सैयद अहमद यहाँ पर क्रिटिसाइज वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑन इस्लाम एंड आर्ग्यूड फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ जेन्युइन इस्लाम एंड अरेबियन कल्चर एज इट वाज ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स टाइम। देखो भाई वहाबी मूवमेंट क्या हो जाएगा फिर, ये है आपका एक तरह से रिवाइवल वो लाना चाहते थे, रिवाइव करना चाहते थे। देखो इन्होंने बोला है कि जो पुराना जेन्युइन इस्लाम है ना उसको वो लाना चाहते थे, ठीक है। तो एक तरह से रिवाइव करना चाहते थे। और सैयद अहमद वाज हेल्ड एज द आइडियल लीडर, इमाम उनको बोला जाता है। इमाम किसको बोला जाता है मुस्लिम धर्म में, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, जो आइडियल हो, ठीक है। तो यहाँ पर नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन थी, यहाँ पे वो ऑपरेटिंग अंडर स्पिरिचुअल वाइज रीजेंट्स, ठीक है, खलीफा जो थे। इसमें वहाबीज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंस्टिलिंग एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड्स, अ सीरीज ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री असॉल्ट्स ऑन वहाबी बेस्ड एज सिताना, उन पे उन्होंने आक्रमण किए और के साथ जो है सेडिशन चार्ज भी लगाए, ठीक है। यानी कि सेडिशन मतलब देशद्रोह का उस पर आरोप भी लगाया। और ये जो है आपका इनके साथ जो है 1880 से 90 के बीच में ये मूवमेंट चलता रहा। अहमदिया मूवमेंट, इसके बारे में देखें, मिर्जा गुलाम अहमद, अहमद से याद रखना अहमदिया, ठीक है। तो ये मुस्लिम ग्रुप था जो भारत में इमर्ज हुआ था और ये अपने आप को स्टैंडर्ड बियर ऑफ द मॉडर्न रेनेसांस, यानी कि एक तरह से आपका मुस्लिम रेनेसांस पुनर्जागरण करना चाहते थे, लाइक द ब्रह्मो समाज, जैसे ब्रह्म समाज ने पुनर्जागरण किया था हिंदू धर्म का, ठीक वैसे ही, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका रिजेक्टिंग जिहाद, होली वॉर अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स, राइट। तो एक तरह से नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ जो होली वॉर था उसको ये रिजेक्ट करते थे कि ऐसा भी कुछ नहीं है, हम ब्रदरहुड को ज्यादा सपोर्ट करेंगे डिस्पाइट दैट कि रिजेक्टिंग जिहाद एंड ऑल, राइट। तो ये आपका इनिशिएटिव जो था प्रोवाइडिंग इंडियन मुस्लिम्स विद वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन। अब बात करते हैं अहमदिया कम्युनिटी जो थी, वो ऐसा इस्लामिक ग्रुप था जो मसीहा में बिलीव करता था। मिर्जा गुलाम अहमद ये सब इनके साथ आके जुड़े, ठीक है, पीस और जस्टिस के लिए। अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ आपका वही यूपी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी है। सर सैयद अहमद खान, द मोस्ट लर्न्ड पर्सन इन आपका मुस्लिम सोसाइटी एट दैट टाइम, इसी वजह से ये ज्यादा पॉपुलर भी है। सैयद अहमद खान ये
fervent believer in a religion's essential underlying oneness, often known as practical morality की अगर बात करें तो he also spoke on the inherent similarities between Hindu and Muslim objectives, right? तो यहाँ पर ये बात करेंगे 1862 जो आपका टाइम है उसमें उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की यहाँ पर स्थापना की। इंग्लिश लिटरेचर ये क्या कहते थे ना कि यहाँ पे वुमेन एजुकेशन भी जरूरी है, राइट, और इंग्लिश एजुकेशन भी जरूरी है। तो इंग्लिश भी पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि वेस्ट में रह के आए थे इंग्लैंड में और उन्होंने देखा था सोसाइटी को, तो ये वहाँ की अच्छी चीजें यहाँ पर अप्लाई करना चाहते थे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, मॉमडन ओरिएंटल कॉलेज बनाया जिसको बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चेंज कर दिया गया। तो देवबंद मूवमेंट ये है आपका मोहम्मद कासिम, ये आपका नौनतावी राशिद अहमद गंगोही, ये आपका इन्होंने ये स्टार्ट किया था ये मूवमेंट, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं देवबंदीज इन्होंने क्या किया था, इस्लाम को दो प्राइमरी पॉइंट ये देखते थे, शरीयत कानून और एक आपका तरीका, ठीक है। तो ये लॉ बेस्ड ऑन द टेक्स्ट एंड रिलीजियस नॉलेज जो जैसे भी धर्म के मुताबिक है, और तरीका जो है रिलीजियस नॉलेज। और इस तरीके से वो एज अ रिजल्ट दे एम्ब्रेस्ड सूफिज्म एंड इट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसिप्लिन, जितने भी आप इसके ऑर्डर्स हो जाएंगे सूफिज्म के वो उन्होंने फैलाए, उसको पॉपुलराइज किया। फंक्शन ऑफ द उलेमा इन इंटरप्रेटिंग इस्लामिक लॉ फॉर स्कूल, तो यहाँ पर आपका while they accepted Sufism, the Deobandis rejected certain rights as well as the authority of Pir who claimed holiness via lineage rather than learning, ठीक है। तो lineage के थ्रू वो holiness अपनी कंटिन्यू रखते हैं ना कि लर्निंग के थ्रू, ठीक है। तो सूफिज्म को ये ज्यादा पॉपुलराइज कर रहे थे, याद रखना। बरेलवी मूवमेंट नाम से भी आपको याद आ सकता है, बरेली में एस्टेब्लिश हुआ था, सैयद अहमद राय बरेलवी इनका नाम था, उन्होंने स्टार्ट किया था। और ये इंडिया के लीडिंग वहाबी एक्सपोनेंट थे, और इन्होंने जो है फिजिकल जिहादिज्म और एक्सट्रीमिज्म इसकी यहाँ पर जो है बात की थी, ठीक है। सूफी ऑर्गेनाइजेशन एंड सिलसिलाज सच एज नक्शबंदिया, ठीक है, और चिश्तिया एंड कदारिया जो थे ये फर्स्ट इन्फ्लुएंस्ड हिम, पहले उन्होंने इसको जो है इन्फ्लुएंस किया। फॉर इंडियन मुस्लिम सैयद अहमद मुजाहिदीन मूवमेंट इज नाउ गॉन बट हिज रिलीजियस एक्सटॉर्शन फॉर जिहाद एन एक्ट ऑफ डिवोशन ग्रेटर देन स्पिरिचुअल प्रेयर्स, ये यहाँ पे बात हो जाएगी। सैयद अहमद बरेलवी जो यहाँ पर चाहते थे कि जो एक्सट्रीम जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका सिलेक्शन ऑफ राय बरेलवीज, यानी कि वो क्या करते थे, वो जो पुरानी जो आपकी जो मेथोडोलॉजीज थी, जितने भी आपके आइडियाज थे, उनको रिवाइव करना चाहते थे, ठीक है। अब कुछ सिख सोशो रिलीजियस मूवमेंट हुई, सिख धर्म की भी देख लेते हैं। अकाली मूवमेंट तो आज तक भी इसका जो है प्रभाव देखा जा सकता है। अकाली मूवमेंट आपका, इससे हम क्या समझते हैं, ये इसको गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी बोलेंगे, राइट, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। और ये स्प्रैंग आउट ऑफ द सिंह सभा मूवमेंट, ओके। इट्स गोल वाज टू फ्री द सिख गुरुद्वारास फ्रॉम द ग्रिप ऑफ करप्ट उदासी महंत, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखा जाएगा जो अकाली मूवमेंट है उसको जो है गुरुद्वारा मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, और एक तरह से इसको उदासी महंत, यहाँ पर इनकी हेरिडिटरी पोजीशन जो है इसमें होती है, इसकी तरफ से देखा जाता है। और ये जो महंत होते थे वर अ फेथफुल एंड कंजर्वेटिव बंच हु बेनिफिटेड फ्रॉम द ऑफिशियल फेवर, राइट। अब इट पास द सिख गुरुद्वारा एक्ट इन 1922, 1922 में सिख गुरुद्वारा एक्ट जो है इन्होंने पास करवाया, और 1925 तक ये इसमें अमेंड इसको करवाया गया, जिसमें सिख मासेस जो सिख धर्म के लोग थे उनको गुरुद्वारों पे कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन करने की जो है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ये आज भी काम करती है। इसको एपेक्स बॉडी बनाए कि यही संभालेगी आपकी जितने भी गुरुद्वाराज हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट। और इसको जो है जो आपके लीडर्स थे अदर देन दिस, ये इसमें मासेस काम करती थी, ठीक है। सब लोग मिलके इसका काम करेंगे, कोई भी एक जो है आदमी इस पे रूल नहीं करेगा, ठीक है। अकाली मूवमेंट इसको बोलेंगे। इसके बाद निरंकारी मूवमेंट की अगर बात करें तो बाबा दयाल दास, ये इन्होंने निरंकारी मूवमेंट जो है इन्होंने स्टार्ट किया, और बाबा दयाल दास के बारे में देख लेते हैं। निरंकारीज एम्फसाइज्ड एप्रोप्रिएट रिलीजियस प्रैक्टिस प्रोड्यूसिंग हुक्मनामास टू क्लैरिफाई व्हाट वाज एक्सेप्टेबल एंड एस्टैब्लिशिंग अ नेटवर्क ऑफ वर्शिप, राइट। अब सेंटर्स जो थे स्टाफ्ड बाय देयर ओन प्रीस्ट, देखा जाए तो दे डिड नॉट क्लैश और फाइट द ब्रिटिश बट ग्रू एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल इन पंजाब which liberated from
them from the restraints of the Sikh government, right? तो कहने का मतलब क्या है कि निरंकारी जो मूवमेंट थी ना, ये जो सिख धर्म को अलग करती थी, जितना भी ब्रिटिश कंट्रोल था ना पंजाब पे, उससे अलग करती थी इसको, और जितने भी हुक्मनामाज थे उसको यहाँ पर जो है एक्सेप्टेबल थे, उसी को यहाँ पर रूल करने के लिए पॉपुलराइज करती थी, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट निरंकारीज बिकेम परमानेंट सब ग्रुप ऑफ द सिख फेथ। निरंकारी जो है एक सब फेथ बन गया, यानी कि मेन फेथ कौन था, सिख धर्म, उसका एक सब पार्ट बन गया। क्लैरिफिकेशन ऑफ द लाइंस दैट सेपरेट सिख फ्रॉम द हिंदूज, राइट? तो मतलब हिंदुओं से सिख अलग है, उस पर ये काम करते थे। नामधारी मूवमेंट क्या हो जाएगा भाई, बाबा राम सिंह, बहुत पॉपुलर है। तो बाबा राम सिंह इनिशियली द मूवमेंट, इन्होंने क्या किया, सीरीज ऑफ सेरेमनीज गुरु गोविंद सिंह के यहाँ पर जो फाउंडेशन ऑफ खालसा है इसको चलाया मानते थे, ठीक है। देवर हावेवर फोर्स टू कैरी ए लाठी, एक लाठी जो है बाबा नामधारी लोग थे, ये मतलब नामधारी सिख, आपने कई बार न्यूज में भी देखा होगा, कई इश्यूज आते रहते हैं इनसे रिलेटेड, वो कैरी करते हैं, ठीक है। तो सिख गुरुद्वारा वगैरह ये हेरिडिटरी केयर टेकर्स ये जो है बने रहते हैं। सिंह सभा, सिंह सभा ठाकुर सिंह, ये आपका संदवालिया एंड ज्ञानी ज्ञान सिंह, राइट? तो ये जो सभा थी इसका क्या मेन गोल था, रिस्टोर सिखिज्म टू इट्स ओरिजिनल प्योरिटी, टू प्रिंट हिस्टोरिकल रिलीजियस लिटरेचर एंड मैगजीन्स, स्प्रेड इंफॉर्मेशन टू सिंह पंजाबी, रिटर्न सिख अपोस्टल्स टू देयर रिलीजन, राइट? लेटर अमृतसर जो है सिंह सभा, यहाँ पर आपकी ये एक तरह से न्यू बन गई थी। मोर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, लाहौर सिंह सभा। आफ्टर अ टाइम सिंह सभा वर स्वैम्प्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन लाइक खालसा दीवानी 1920 में, तो ये उसमें जाके जो है मर्ज हो गए थे, सिख प्लेस ऑफ वर्शिप माना जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर साउथ इंडिया की बात कर लेते हैं हम, सारी जो है जितनी भी रिफॉर्म मूवमेंट है वो मैं सब एक साथ आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आपके लिए इससे बेस्ट कुछ भी नहीं होगा कि जितनी भी जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक जगह मिल जाए, ठीक है। तो दिस इज प्रेजेंटेड टू यू ओनली बाय शून्य पीसीएस। अब शून्य पीसीएस की तरफ से ये जो क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, पूरे यूट्यूब में कहीं भी आप चले जाइए, इस तरीके से आपको कहीं भी नहीं कराया जाएगा कि जो पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट चाहे वो 1857 के कॉजेज हो, उसके जितने भी रिजल्ट्स हो, उनके जो इश्यूज हैं, सब मैं एक साथ लेकर आई हूँ। और इवन नॉट ओनली फॉर प्रीलिम्स, आपके मेंस के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर साउथ इंडिया का देख लेते हैं, SNDP श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन मूवमेंट। भाई SNDP सबसे ज्यादा फेमस है और श्री नारायण गुरु ये भी सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। पद्मनाभम पल्पू, ये इनके साथ हो जाएंगे, डॉक्टर पद्मनाभम पल्पू, इन्होंने जो है एस्टेब्लिश किया था SNDP को। मेनली इसका क्या बेस था कि केरला बेस था, और जो कास्ट सिस्टम था ना साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, उसको हटाना, उसके अगेंस्ट इन्होंने काम किया, अपर कास्ट का जो डोमिनेंस था उसको कम करने के लिए, ठीक है। और ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड एन अद्वैत आश्रम, अद्वैत आश्रम भी इन्होंने एस्टेब्लिश किया। अब आपका वोक्कलिगारा संघ, वोक्कलिगारा संघ ये जो है मैसूर में, ये वोक्कलिगार संघ है, इन्होंने काम किया 1905 में। इट इज एन इंडियन कास्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। इसके साथ साथ जो है विल्ड ट्रेमेंडस डेमोग्राफिक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस जो था ओल्ड मैसूर में एस्टेब्लिश किया। जस्टिस मूवमेंट इन्होंने यहाँ पे स्थापित किया। CN जो है मुदालिया, TM नायर और पी त्यागराजा, इन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया। मेनली आपको लीडर्स के नाम याद होने चाहिए। 1917 का मद्रास जो प्रेसिडेंसी है उसमें उन्होंने जो इसको अर्ज किया कि लोअर कास्ट टू बी गिवन डिस्टिंक्ट जो है पोजीशंस यहाँ पर दी जाए, ठीक है। तो ये आपका सोशल रिलीजियस मूवमेंट इन साउथ इंडिया हो जाएगा। तो ब्रिटिश रूल की अब हम बात कर लेते हैं कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भारत में क्या रहा। भाई इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, उसकी बात जितनी की जाए, पूरा इकोनॉमी पे इम्पैक्ट देखा जाए तो एक तरह से पूरा इकोनॉमी कॉलोनी था, सबसे पहली बात। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट का जो है पूरा लॉस्ट हो गया, पूरा हैंडीक्राफ्ट जो है फॉरेन मार्केट पे डिपेंड हो गया हमारा, कि बाहर से जो वस्तुएं आएंगी वही हमको खरीदनी होंगी, हम अपने आप से अब यहाँ पर कोई चीजें नहीं बना सकते हैं। लैंड रेवेन्यू जो था ये यहाँ पर, उसकी वजह से यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो है सिस्टम था, पूरा का पूरा जो रेवेन्यू था, ये पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला जाता था, यहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं रहता था। तो इस तरह की जो सिस्टम इन्होंने बनाया कि पूरा इकोनॉमी जो है यहाँ पर हमारा डिटोरेट हो गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट बनाया था। रियातवाड़ी जो है आपका जो है सिस्टम था, साउथ इंडिया में था, महालवाड़ी नॉर्थ इंडिया में था। तो इस तरीके से ये कुछ मूवमेंट थे जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट थे, ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो कमर्शियलाइजेशन था एग्रीकल्चर का। इससे क्या हो गया था कि सिर्फ कैश क्रॉप्स ही उगाएंगे, उसके अलावा कोई क्रॉप यहाँ पे नहीं उगने दी जाती थी, ठीक है। इंडिगो का खेती, साथ के साथ आपका जो है कॉटन का, जूट का, ये सब चीजें जो उनको जरूरी थी ना वही उगवाते थे और बाकी चीजें नहीं होती थी।
बर्थ ऑफ न्यू मनी लेंडिंग क्लास, मतलब इस वजह से क्या हुआ, जब लोगों के पास पैसा नहीं रहता था तो ऐसे कुछ लोगों का यहाँ पर जन्म हो गया, ऐसी क्लास का जन्म हो गया जो यहाँ पर मनी लेंडिंग करती थी, यानी कि पैसे उधार पर देती थी। वेयर पीजेंट्स वर एक्सप्लॉइटेड एज दे हैड टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स, राइट। सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट आपका सोशल इश्यूज जैसे सती है, चाइल्ड मैरिज है, इन्फेंटिसाइड है, ये कुछ ऐसे इश्यूज हो जाएंगे जो यहाँ पर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स वर ब्रॉट बाय द ब्रिटिश। यहाँ पर आपके सोशल इश्यूज जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे और सोसाइटी में मतलब था इनका टाइम उस समय। टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, तो ये वेरियस लीगल मेजर्स ये भी आपसे आपके किए गए, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम सती को बैन किया गया, चाइल्ड मैरिज, इन सबको बैन भी किया गया। ब्रिटिश शोड कीननेस इन द इंट्रोड्यूसिंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज आपको पता है इंट्रोड्यूस यहाँ पर की गई, वर्नैकुलर लैंग्वेज को इतना रिस्पेक्ट नहीं दिया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने चार्टर एक्ट जो 1813 था उसमें 1 लाख रुपए जो है इनको दिया था, किसके लिए, जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज को एस्टैब्लिश करने के लिए, प्रमोटिंग वेस्टर्न साइंसेज इन इंडिया। पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देख लेते हैं ज्यादातर इसके बारे में अगर बात की जाए, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव तो यही था भाई, नई जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही थी लोगों के पास, जो इंग्लिश लैंग्वेज अगर जिन्होंने सीख ली, पढ़ ली, तो उनको एक नई यहाँ पर पॉजिटिव जो है इसके बारे में देख सकते हैं कि नई जॉब उनके लिए, क्लैरिकल जॉब्स आ रही थी, ठीक है। मॉडर्न मिडिल क्लास इंडिया में आ रहा था, जन्म ले रहा था, अब सिर्फ पुअर क्लास और सिर्फ अपर क्लास नहीं होगी, एक मॉडर्न मिडिल क्लास भी इंडिया में जन्म ले रहा था, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग थे। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ब्रिटिश ने यहाँ पर एस्टेब्लिश कर दिया, रेलवे हो गया, टेलीग्राफ हो गया, आपका जो है पोस्टल सिस्टम हो गया, तो ये सब चीजें यहाँ पर डेवलप कर दी थी ब्रिटेन ने। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल नेगेटिव अगर एस्पेक्ट की बात करें, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। यहाँ पर कोई किसी भी तरह की इंडस्ट्री नई डेवलप नहीं हो रही थी, ठीक है। सिर्फ जो आपका प्राइमरी सेक्टर था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो चेंज नहीं हो रहा था। मैन्युफैक्चर होता था आपका वेस्ट में जाकर, यूरोप में जाकर, यहाँ पर सिर्फ आपकी जो है उगवाई जाती चीजें, प्राइमरी सेक्टर ही पॉपुलराइज की जा रहा था, ठीक है। तो ये आपका देखा जाए, ब्रिटिश मैनेजमेंट लेड टू फेमाइन, सब जो इतनी गरीबी आ रही थी उसकी वजह से अकाल भी पड़ रहे थे बार बार, ठीक है। इस वजह से जो है नई टेक्नोलॉजी और आइडियाज इन्होंने जो है अपने निकाले और सिर्फ इन्हीं को ही जो फायदा दे रहे थे और किसी को फायदा नहीं हो रहा था, ठीक है। और जूल ऑफ द क्राउन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इंडिया को बोला गया है, और इसी वजह से ही जो है आपके ब्रिटेन जो है यहाँ पर रूल भी कर रहा था। लेकिन इससे ज्यादा पावरफुल और इससे ज्यादा जो फायदेमंद इंडिया से ज्यादा कुछ भी नहीं था ब्रिटेन के पास। और इंडिया को जो है वो आजाद भी इसलिए करके गए क्योंकि उनके पास अब ज्यादा पावर नहीं बची थी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो बंगाल फेमाइंस जो आपके लिए एग्जांपल है 1850 से 1899 ऐसे थे कि इसमें मिलियंस ऑफ लोग जो है यहाँ पर मिले थे। 24 फेमाइन, जो बंगाल जैसी जगह पे अगर आ सकता है तो वो कहीं भी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। देखो बंगाल सबसे प्रॉस्पेरस स्टेट था, फिर भी वहां पर अकाल आए, ठीक है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जितने भी स्टेट थे उनको आपस में लड़ाया और उसकी जगह अपना रूल यहाँ पर एस्टेब्लिश कर लिया। कंक्लूजन इसका क्या बताएगा कि ब्रिटिश रूल था ना जो अपने बेनिफिट के लिए, यहाँ पर अपनी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए, यहाँ पर यहाँ की कल्चर, यहाँ की सोसाइटी, यहाँ की इकोनॉमी सबको यहाँ पर डिटेरियोरेट करके चले गए थे, ठीक है। इकोनॉमिक इंपैक्ट ब्रिटिश पॉलिसी के क्या रहेंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बताया मैंने, वन वे फ्री ट्रेड, यानी कि सिर्फ जो है यहाँ पर आपकी चीजें जो कैश क्रॉप्स थी उसको लेके वो वेस्ट चले जाते थे, यहाँ पर इंडियन लोगों को कुछ नहीं दिया जाता था। इंडियन प्रोडक्ट्स जो थे वो यूरोपियन मार्केट में बहुत मुश्किल जो आपका अच्छे दाम देते थे, बट यहाँ पर जो है यूरोपियन मार्केट से जो चीजें लाई जाती थी वो महंगे दामों में बेची जाती थी। टैरिफ जो थे मतलब उन पे चार्जेस 80% लगाए जाते थे इंडियन टेक्सटाइल पे और इंडियन क्लोथ पे, और ये अब अफोर्डेबल नहीं रह गया था खुद भारतीय लोगों के लिए। 1820 तक आते आते इंडियन एक्सपोर्ट्स वर वर्चुअली बैन्ड फ्रॉम यूरोपियन मार्केट, राइट। और इस वजह से इंडियन मार्केट वाज इनंडेटेड विद लो कॉस्ट ब्रिटिश मेड क्लोथिंग, राइट। तो 1820 तक आते आते जो इंडियन एक्सपोर्ट्स था वो वहां पर बैन कर दिया गया था कि बहुत ज्यादा जो है एक तरह से बाढ़ आ गई थी यहाँ पे इंडियन चीजों की, तो इस वजह से उन्होंने उसको बैन कर दिया और यहाँ पे इंडिया में ही फिर उसकी बहुत ज्यादा क्या हो गई, सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। रिजल्ट ऑफ इंडियन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एट द टाइम व्हेन यूरोप वाज एक्सपीरियंसिंग रिन्यूड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वहां पे जब चल रहा था उस समय यहाँ पे इंडिया का जो है प्रोडक्ट्स वहां पे जा रहे थे, ठीक है। रूरलाइजेशन, मेनी आर्टिजान्स, ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड रिप्रेसिव पॉलिसीज आपको पता है, मैंने बता दिया। इम्पावरिशमेंट ऑफ पीजेंट्री, अब यहाँ पर जो खेती जो मजदूर हैं उनको उनका जो शोषण है वो कैसे किया जा रहा था कि परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में, ये लार्ज पार्ट लगभग आपके 50% पार्ट पे ये परमानेंट सेटलमेंट काम कर रहा था इंडिया के।
ठीक है। और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ लैंड वाज वन फीचर ऑफ द न्यू सेटलमेंट एंड दैट कॉज ग्रेट इनसिक्योरिटी अमंग द टेनेंट्स हु लॉस्ट ऑल ऑफ देयर ट्रेडिशनल लैंड राइट्स। इसके बाद गवर्नमेंट स्पेंट वेरी लिटिल ऑन इंक्रीजिंग लैंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है। तो ये धीरे धीरे जो है जो डेप्ट है, इलीगल ड्यूज है, बेगार है, ये सब लोगों पे बढ़ने लगे जमींदारी सिस्टम की वजह से। ठीक है। ओवरबर्डन पीजेंट्स थे, उनको ऑर्डर टू पे देयर जमींदारी ड्यू, तो वो उनको पैसे खुद जमींदारों जो मनी लेंडर से लिए वो देना पड़ता था और उनके पास अपने लिए कुछ नहीं होता था। राइट। अब राइज ऑफ इंटरमीडियरीज, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म एंड ओल्ड जमींदार अगर जो है बात की जाए तो 1815 तक आते आते। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मेंस के लिए है, बेसिकली प्रीलिम्स में इसके में क्वेश्चन नहीं आएगा। डिटेरियोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें, जमींदार had no ties to the villages and the government spent little money on agriculture technology and mass education. Cultivator जो है आपका both means and motivation to invest in agriculture. All of this combined with the land fragmentation caused by sub infeudation. ठीक है। इसके बाद जो आपका famine and poverty, ये देखा जाए तो आपका The recurrence of famines became a regular feature of daily life in India, यानी कि रोज रोज का अकाल पड़ना आम बात हो गई थी। मतलब अकाल की वजह से लगभग 3 करोड़ लोग जो है 1850 से 1900 के बीच में 50 सालों के अंदर में मर चुके थे। भारत में खुद थे ही तब तक 20-30 करोड़, उसमें से 3 करोड़ तो मर ही चुके थे। अब कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो सिर्फ कैश क्रॉप्स, बिजनेस पर्पज से वो देखते थे, कैश क्रॉप्स ही उगाते थे। जैसे ये आपकी कुछ इन्होंने आपकी जितने भी क्रॉप्स बताई हैं, ये ही क्रॉप्स ज्यादातर उगाई जाती थी, खाने के लिए उनको नहीं दिया जाता था। ठीक है। तो ये रीजन हो जाएगा। और डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को किस तरह से बर्बाद किया गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्रिटिश स्टॉप्ड पेइंग फॉर इंडियन टेक्सटाइल्स इन पाउंड्स। इसके साथ साथ जो है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री वाज डिस्ट्रॉयड, सूरत और मालाबार जो है वेस्टर्न कोस्ट पे। और इसके साथ साथ जो कंपनी ग्रांटेड मोनोपोली ऑन ट्रेड रूट्स ऑफ ब्रिटिश शिप्स व्हाइल इंडियन मर्चेंट शिप्स पेइंग along the coast were subjected to heavy duties। ठीक है। तो इंडियन मर्चेंट से ज्यादा ड्यूटी ली जाती थी, ब्रिटिश मर्चेंट से नहीं ली जाती थी। ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। द ब्रिटिश शिफ्टेड द ग्रोथ ऑफ इंडियन स्टील इंडस्ट्री। ठीक है। तो ये आपका इंडस्ट्री का डिस्ट्रक्शन मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। लेट डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्री। ठीक है। तो आपका इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। इंडिया अंटिल द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब मॉडर्न मशीन बेस्ड इंडस्ट्री इंडिया में एमर्ज नहीं थी, जबकि वो वेस्ट में काफी आगे जा चुकी थी। ठीक है। अब आते हैं लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट पे। यही मेन चीज है जो आपको पढ़ना है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इसके 3 पार्ट हैं, जमींदारी, महलवाड़ी, रियायतवाड़ी। जमींदारी की बात करते हैं, ये आपका बंगाल में था। जमींदारी जो परमानेंट सेटलमेंट जिसको बोलेंगे, बंगाल में था। ठीक है। और इसके बाद रियायतवाड़ी, ये आपका साउथ इंडिया में था, मद्रास प्रेसिडेंसी। महलवाड़ी पंजाब का एरिया जो नॉर्थ इंडिया था वहां पे काम करता था। ठीक है। जमींदारी सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में चलाया था, यहीं से क्वेश्चन आएगा किसने चलाया था। ठीक है। इसको परमानेंट सेटलमेंट भी बोल दिया जाएगा। इसका क्या मतलब था कि यहाँ पर जो लैंड राइट तो दे दिए जाते थे जमींदारों को, और उनको ना एक फिक्स अमाउंट बता दिया जाता था कि इतना रेंट आपको देना ही देना है जमींदार को। अब वो जमींदार उसको चाहे जहां से भी लेकर आए। ठीक है। अंडर द जमींदारी सिस्टम द लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स बाय द इंटरमीडिएट्स नोन एज जमींदार। जमींदार उनसे लेते थे, मतलब पहले किसान, फिर वो किसान जमींदार को देंगे और जमींदार से डायरेक्ट जो है ब्रिटिश ऑफिशियल लेंगे। ठीक है। शेयर ऑफ गवर्नमेंट क्या था, टोटल लैंड रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता था उसमें जमींदार जो है 11 में से 10वां हिस्सा रख लेता था, यानी कि सिर्फ एक हिस्सा उसको उगाने वाले किसान को मिलता था, एंड द रिमाइंडर गोइंग टू जमींदार। ठीक है। तो द सिस्टम वाज मोस्ट प्रिवेलेंट इन वेस्ट बंगाल, और बिहार, उड़ीसा, यूपी, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में ज्यादातर पॉपुलर था, क्योंकि जो बंगाल का एरिया था बेसिकली वो। और इसका एग्रीमेंट का मतलब क्या था कि 89% जो है ये एनुअल रेवेन्यू टू द स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट को देना पड़ता था, और 11% जो है जमींदार रख लेते थे। और उसमें से फिर देखो फिर किसको मिलता था, जो वहां के जो लोग थे, नेटिव थे, उनको क्या मिलता था, कुछ भी नहीं। ठीक है। जमींदारी सिस्टम की अगर बात की जाए तो इश्यूज क्या क्या थे इसमें, जो कल्टीवेटर्स थे इन विलेजेस, द कल्टीवेटर्स फाउंड द सिस्टम ऑपरेसिव, एक्सप्लॉयटेटिव था, बहुत ज्यादा देख ही सकते हैं आप। कल्टीवेटर्स जो है लोन लेते थे, कहाँ से लेंगे, जमींदार से ही लोन लेंगे, उसी को फिर वापस देंगे, उसी को चुकाते चुकाते पूरा जीवन चला जाता था। जमींदार के लिए रेवेन्यू जो है फिक्स्ड होता था, तो उनको क्या होता था कि जमींदार जो है वो उसको चुकाने में वो भी असमर्थ होते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है उनसे उनको देना पड़ता था रेवेन्यू, उनके पास बहुत कम बचता था।
था, कंपनी को डायरेक्ट बेनिफिट होता था। सबसे ज्यादा बेनिफिट इसी सिस्टम से हुआ क्योंकि भाई फिक्स होता था, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा चाहे जो हो जो हो, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा उनको फायदा इनसे मिला, ठीक है। रयतवाड़ी सिस्टम साउथ इंडिया में था, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड एंड सर थॉमस मुंडो ने इसको चलाया, ठीक है। और ये आपका जो है जो साउथ प्रेसिडेंसी थी मद्रास प्रेसिडेंसी, वहां पे रयत किसको बोला जाता था, किसानों को। उनको क्या करते थे, डायरेक्ट जो है जमीन दे दी जाती थी कि भाई जो किसानों की जमीन थी ना उस पे देखा जाता था, उस पे एक सर्वे किया जाता था कि देखें तो कि भाई किस तरह, जैसे दहसाला सिस्टम होता था ना आपका जहांगीर के अकबर के टाइम पे, कि ये जमीन को देखा जाएगा ये कितना उगा सकता है, ठीक है। और उस हिसाब से उसका जो है रेवेन्यू डिसाइड किया जाता था। रियॉट कुड नॉट बी एविक्टेड फ्रॉम देयर लैंड्स एज लॉन्ग एज दे पेड द रेंट, अगर जब तक वो रेंट दे रहे तब तक उनको वहां से हटाया नहीं जाएगा। ये कहां पर काम कर रहा था, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बेरार, ईस्ट पंजाब, कूर्ग और आसाम में। तो ये सिस्टम वहां पर काम कर रहा था, ठीक है। अब इसके बाद एडवांटेजेस इस सिस्टम के क्या थे, मिडिलमैन इससे कम हो गया था। जैसे जमींदारी सिस्टम में क्या था, एक मिडिलमैन यानी कि जमींदार था, यहाँ पर वो जमींदार मिसिंग था, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या इशू थे भाई, रयतवाड़ी में क्या प्रॉब्लम थी, ये जो सिस्टम था ना ये गिव मच पावर टू द सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिशियल्स, यानी कि जितने भी जो रेवेन्यू इकट्ठा करने जाते थे ना ऑफिशियल्स, उनके पास ज्यादा पावर हो गई थी, ठीक है। सिस्टम वाज डोमिनेटेड बाय द महाजन्स एंड मनी लेंडर्स हु ग्रांटेड लोन्स टू कल्टीवेटर्स बाय मॉर्टगेजिंग देयर लैंड, ठीक है। तो ये डोमिनेट कौन कर रहा था, वो मनी लेंडर जो अपनी लोन के बदले जो है अपनी जमीन जो है उनसे उगवाते थे, ठीक है, कल्टीवेटर से। और मनी लेंडर जो है एक्सप्लॉइटेड द कल्टीवेटर्स एंड एविक्टेड देम फ्रॉम देयर लैंड इन केस ऑफ लॉन डिफॉल्ट। तो मनी लेंडर्स का सबसे ज्यादा जो है इसमें फायदा होता था। महालवाड़ी सिस्टम नॉर्थ इंडिया में मैंने बताया 19th सेंचुरी में कंपनी के महालवाड़ी एक पूरे के पूरे गांव को ही यहाँ पर जो है रेवेन्यू देना होता था इकट्ठा करके, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता था, इसमें 1822 में इंग्लिशमैन जो हॉल्ट मैकेंजी है, ये इनको मालवाड़ी सिस्टम ये इन्होंने जो है यहाँ पर माना जाता है शुरुआत की। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो बंगाल है, मोस्ट ऑफ इस एरिया नाउ इज इन उत्तर प्रदेश। और इस तरीके से मालवाड़ी सिस्टम में लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स बाय द विलेज हेडमैन ऑन द बिहाफ ऑफ होल विलेज, ठीक है। और जमींदार इसमें भी नहीं होते थे, एंटायर विलेज जो है अपना यहाँ पर महाल जो है देता था, ठीक है। महाल जो होता था इनटू वन बिगर यूनिट, उसमें इकट्ठा करके तब वो देते थे रेवेन्यू, ठीक है। और इस रेवेन्यू को अंडर द मालवाड़ी सिस्टम वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियोडिकली नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, मतलब ये एक तरह से परमानेंट सिस्टम जैसे फिक्स नहीं था, इसको चेंज किया जाता था बार बार। सिस्टम वाज पॉपुलराइज्ड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक इन आगरा, अवध एंड वाज लेटर एक्सटेंडेड टू मध्य प्रदेश एंड पंजाब, राइट। इशू विद द महालवाड़ी सिस्टम, इसके साथ क्या प्रॉब्लम थी, अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ द सिस्टम वाज द सर्वे was practically based on the faulty assumptions which left a space for manipulations and corruption, ठीक है। तो जो सर्वे था वो सर्वे मतलब अच्छी तरह से नहीं बताता था केरले की कितना यहाँ पर रेवेन्यू हुआ है, इससे करप्शन का स्पेस जो है लोगों को मिल जाता था, ऑफिसर्स को, तो ये नुकसान होता था। कंपनी स्पेंड मोर फॉर द कलेक्शन देन द रेवेन्यू कलेक्टेड, यानी कि कंपनी जो है कलेक्शन पे ज्यादा खर्चा कर देती थी, इतना रेवेन्यू नहीं मिलता था, ठीक है। तो इस वजह से ये सिस्टम एक तरह से फेलियर हुआ, ठीक है। तो ये इसका देखेंगे। तालुकदारी सिस्टम क्या था, जैसे कि तालुकदार होते थे, ये अवध का जो एरिया था यहाँ पर जो है तालुकदार इज अ ग्रेट लैंड होल्डर, जिनके पास ज्यादा लैंड होती थी उनको बोला जाता था। और बट इन बंगाल तालुकदार इज नेक्स्ट टू जमींदार इन एक्सटेंट टू लैंड कंट्रोल एंड सोशल स्टेटस। द बिग जमींदार्स themselves had created many taluks under several domination such as जंगलबुरी तालुक, माजूकुरी तालुक, उनके नाम है तालुकदारों के, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये सिस्टम हो जाएगा। मालगुजारी, ये भी आपका मराठों में ये सिस्टम है, ये बनाया जाता था। इसमें क्या होता था, when Marathas came into the power in region, they farmed out the revenue of the villages to the persons of influence and wealth who were called मालगुजार्स, ठीक है। तो उनको शिफ्ट कर दिया जाता था। तो इस वजह से ये जो है फिर यहाँ से जो है ब्रिटिश जो है उनको ये है प्रॉपर्टी राइट्स और इसके हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू उनको दिया जाता था, राइट। द फार्मर और द मैनेजर वाज एट फर्स्ट कॉल्ड मुकद्दम। मुकद्दम कौन होता था, मैं जो मुगल पीरियड था उसके टाइम पे मैंने आपको टर्म बताई थी, ये विलेज हेड होता है, ठीक है। मुकद्दम को विलेज हेड बोला जाता है, हिंदी मराठी फॉर्म ऑफ अरेबिक मुकद्दम। अंडर द मालगुजारी सिस्टम लंबरदार और जो सदर लंबरदार होते हैं अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग द मालगुजार्स वाज द रेवेन्यू एंगेजर और मैनेजर एक तरह से होते थे, ठीक है। तो ये टर्म्स देख लीजिएगा। और इसके बाद जो है मॉडर्न नेशनलिज्म यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद बात करें जो जितना भी एट्रोसिटीज थी ना ब्रिटिश रूल की वो देख चुके थे लोग, और कॉलोनियल इंटरेस्ट किस तरीके से यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था लोगों से। अब उनको लगने लगा था कॉलोनियल रूल है ना
ना, जो वो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का कारण है और नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है यहाँ पर एक स्टार्ट करना चाहिए इसको हटाने के लिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी यूनिफिकेशन उसका एक तरह से ये मेंस का टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हिस्टोरिकल पास्ट की अगर बात करें, इंडिया में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ये सब हम पढ़ चुके हैं। राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया ये भी मैंने बता दिया है, एक मिडिल क्लास का ओरिजिन हुआ था जब आपका ब्रिटिश रूल अपनी जो है यहाँ पर रूल कर रहा था। ठीक है, उसी टाइम पे, तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के टाइम पे। तो एक तरह से ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स यहाँ पर आपका देखा जाए तो आईसीएस एग्जामिनेशन ये सब आपको पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आता है। पहले 19 साल जो है यहाँ पर एज होती थी सिविल सर्विस में जाने की, उसके बाद नहीं 1876 तक, और ये लॉर्ड लिटन के टाइम पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आपका आता है 1878 में, यानी कि जो अब लोकल लैंग्वेजेस थी उनको भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस जो है दी जाने शुरू हो गई। ठीक है, तो ये आपका आर्म्स एक्ट आ गया 1878 में, तो इनके टाइम याद आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको डिटेल में ये चीजें बताऊंगी। अर्ली नेशनलिस्ट देखा जाए तो ये वो नेशनलिज्म का एरिया टाइम था जब लोगों में नेशनल सेंटीमेंट धीरे धीरे जो है जागना शुरू हो गया था। ठीक है, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका जो है फॉर्मेशन यहाँ पर शुरू हो गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये वो पावर थी, पहली पॉलिटिकल मूवमेंट यहाँ पर इंडिया में शुरू हुई थी, और इसके शुरू होने की वजह क्या थी, आपका लोगों में कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड और डायलॉग का डेवलप करना, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी बातें मनवाना। ठीक है, तो ये आपका 1905 में जो है क्लियर जो आपका शिज़म एक तरह से फूट पड़ गई पार्टी में, और जो है सूरत जो है आपका टाइम आपको पता ही है, उस टाइम पे जो इसका हुआ था वो उसमें जो है किस तरीके से दो पार्ट बन गए थे इसके। तो इसके बारे में हम देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या थे भाई, कंसोलिडेटेड सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी और पॉपुलर डिमांड जो है लोगों की गवर्नमेंट के सामने रखना, ये सब चीजें थी मैं बता चुकी हूँ। और सेफ्टी वॉल की तरह ये जो काम करता था इंडियन नेशनल कांग्रेस, कहने का मतलब है जैसे कि हम एक कुकर है, हम बनाते हैं उसको, और कुकर क्या भाई किस तरह से यहाँ पर काम करेगा, सपोज कुकर है, लेट मी सी, इस तरह से कोई एक बर्तन है, उसमें हम ऊपर से जो सीटी लगाते हैं, जो विसल होती है ना, वो विसल किस तरह से काम करती है, बहुत ज्यादा जो प्रेशर हो जाता है ना कुकर में, उस वो प्रेशर से कहीं वो फट ना जाए, एक छोटा सा यहाँ पर हवा निकलने का पॉइंट बना दिया। यही चीज हुआ, जो भी अनरेस्ट था ना सोसाइटी में, उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई कहीं दूसरा 1857 ना हो जाए यहाँ पर, तो एक तरह से इसमें थोड़ा सा हवा निकलने के लिए कुछ पॉइंट होना चाहिए, तो उसको सेफ्टी वॉल थ्योरी जो है दी गई। और जो ब्रिटिश रूल को मतलब अंग्रेजों की तरफ से एक तरह से इसको चलवाया गया था, ऑफकोर्स उनकी मर्जी से। एओ ह्यूम थे, डॉक्टर एओ ह्यूम, और यहाँ पर इंडियन लोगों को लगा कि हाँ भाई उनकी बात सुनी भी जा रही है थोड़ी बहुत, हालांकि वो बात पूरी माने या ना माने वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता था, पर यहीं से जो है ये थ्योरी जो है आपकी आती है कि भाई थोड़ा सा जो है रेस्ट देने के लिए आपकी गवर्नमेंट जो है लोगों को ये जो है फिलॉसफी उनके माइंड में डालने के लिए कि भाई आपका जो गवर्नमेंट है ये थोड़ी बात आपकी सुन रही है, यहाँ पे चलेगी। कांग्रेस जो है इसको जो है नाम आपका दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये 1875 ये तब आपका बॉम्बे में इसका जो है शुरुआत होती है। 73 डेलीगेट्स यहाँ पे उस टाइम पर थे। मॉडरेट फेज इसका 1885 में जो है ये शुरू होता है। मतलब ये वो फेज था जब बहुत पढ़े लिखे लोग इसमें जो कांग्रेस का पार्ट होते थे वो क्या करते थे कि अपील और जो है दलील से ये चाहते थे कि बहुत ही शांत तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी बातों को मान ले, और एक दो मान ले तो मान ले, ना माने तो ना माने, बट मॉडरेट फोर्स यानी कि बहुत ही नरमी से वो पेश आते थे। ठीक है, और इसमें कुछ इसके लीडर्स कौन से थे? फिरोज शाह मेहता थे, दादा भाई नौरोजी जिनको ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, राइट। इसके बाद ये सब जो है मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स जैसे कि वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, इस तरह के जो लोग हैं यहाँ पर ये भी इसका पार्ट बनने लगे। ठीक है, और फर्स्ट क्या करते थे वो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करते थे, कॉन्शियसनेस बनाते थे नेशनल स्पिरिट की। फिर वो क्या करते थे गवर्नमेंट को परसुएड करते थे, धीरे धीरे उनके सामने अपील करते थे, लेटर्स भेजते थे, आपके उनको रिपोर्ट्स भेजते थे। तो उसके बाद ब्रिटिश कमेटी बनाई जाती थी, वो जो है चाहती तो इनको मानती, ना चाहती तो डिक्लाइन कर देती थी उनके डिमांड्स को। ठीक है, मॉडरेट जो कांग्रेस थी और उनके जो मेथड्स थे, ये इसके बाद हम जो है एक्सट्रीमिस्ट जो फेज है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास के लिए दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।